गुड इवनिंग और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारे सेल बायोलॉजी का लेक्चर, वैसे तो ये तीसरा होने वाला है, बट ये सीक्वेंसली ये लेक्चर फोर्थ, मतलब ये लेक्चर 12वां होता, बट ये तीसरे नंबर पर ये वीडियो क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यदि आप सी जी सेट की तैयारी करते हैं, सी जी सेट 2026, और आपको नोट्स चाहिए, ठीक है ना, नोट्स चाहिए सी जी सेट का कंप्लीट नोट्स, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर में 9285342231। ठीक है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोसोन्स एंड साइटोस्केलेटन, और हम लोग देखेंगे कि भाई ये ट्रांसपोसोन्स क्या होते हैं एंड साइटोस्केलेटन्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि भाई ट्रांसपोसोन्स क्या होते हैं। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रांसपोसोन्स, ट्रांस मतलब होता है चेंज करना, और पोसोन्स मतलब पोजीशन, मतलब कि पोजीशन को चेंज करना। जैसे आप सबको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में होता है डीएनए। तो भाई अब एज्यूम करिए डीएनए को, न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा डीएनए को एज्यूम करिए, सोचिए, जो एक जगह से टूट करके, एक जगह से कट करके किसी दूसरे डीएनए में जाकर क्या हो जा रहा है, इंसर्ट हो जा रहा है, किसी दूसरे डीएनए में जाकर चिपक जा रहा हो। या फिर आप ऐसा सोचिए, इमेजिन करिए डीएनए जो अपनी जगह से कट कर किसी दूसरे डीएनए में जाके पेस्ट हो रहा हो, ठीक है ना। तो वैसा ही होता है, कुछ ऐसे डीएनए एलिमेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, एक जगह से वो दूसरी जगह जंप करके चले जाते हैं, ठीक है, जंप करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो डीएनए होते हैं, इस प्रकार के जो डीएनए सेगमेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के डीएनए सेगमेंट को हम लोग ट्रांसपोसोन्स कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोसोन्स क्या होते हैं। ट्रांसपोसोन्स का मतलब होता है, ट्रांस मतलब होता है चेंज होना, और पोसोन्स मतलब होता है पोजीशन, मतलब कि अपनी पोजीशन को चेंज करना, ठीक है ना। मतलब ऐसे डीएनए सेगमेंट, ऐसे डीएनए जो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोसोन्स। डीएनए एलिमेंट दैट कैन चेंज इट्स पोजीशन विद इन क्रोमोसोम और बिटवीन क्रोमोसोम, मतलब कि डीएनए एलिमेंट जो क्या करते हैं, अपने पोजीशन को, अपनी स्थिति को परिवर्तित करते हैं, अपनी स्थिति को चेंज करते हैं विद इन क्रोमोसोम और बिटवीन क्रोमोसोम। इसका मतलब है कि वो एक ही क्रोमोसोम में भी अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, या फिर दो क्रोमोसोम के बीच में अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे डीएनए को, ऐसे डीएनए सेगमेंट को, डीएनए एलिमेंट को हम लोग ट्रांसपोसोन्स कहते हैं, जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। वो चेंज कैसे हो सकता है, वो चेंज हो सकता है विथ इन क्रोमोसोम, मतलब कि एक क्रोमोसोम के अंदर ही वो चेंज कर सकते हैं, या फिर वो चेंज हो सकता है बिटवीन क्रोमोसोम, मतलब कि इसे दो क्रोमोसोम है तो दो क्रोमोसोम के बीच में वो सेगमेंट क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अगर इस प्रकार वो दो प्रकार से, इस प्रकार टू टाइप से क्या होता है, दो प्रकार से क्या वो अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके देखते हैं। जैसे आप ये देखोगे, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम में ये डीएनए का ये सेगमेंट है, डीएनए सेगमेंट यहाँ से कट करके, यहाँ से बाहर निकल करके यदि किसी दूसरे क्रोमोसोम में आ जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बिटवीन क्रोमोसोम, मतलब कि दो क्रोमोसोम के बीच में ये डीएनए सेगमेंट एक्सचेंज हो जा रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। ऐसे ही ये भी हो सकता है कि किसी एक ही डीएनए में, किसी एक ही क्रोमोसोम में ये डीएनए सेगमेंट कट करके अपनी पोजीशन को कहाँ ला ले, इस जगह पर ला ले, ठीक है। तो विद इन क्रोमोसोम हुआ, मतलब कि एक क्रोमोसोम में वो क्या किया, अपने पोजीशन को चेंज कर लिया। तो इस प्रकार जब कोई डीएनए एलिमेंट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है ना, तो उस डीएनए एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोसोम्स कहते हैं। और इस ट्रांसपोसोम्स को हम और अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको हम लोग मोबाइल डीएनए एलिमेंट कहते हैं। भाई मोबाइल डीएनए एलिमेंट इसको हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डीएनए क्या करते हैं, मोबाइल नेचर के होते हैं।
नेचर में मोबाइल होते हैं, ये नेचर में, ठीक है ना, ये मूव करने वाले होते हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले होते हैं, गति करने वाले होते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे डीएनए एलिमेंट को मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स कहते हैं। और इसके अलावा इस ट्रांसपोसोन्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जंपिंग जीन्स। क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन्स। क्योंकि जंप करके एक जगह, ये ऐसे जीन्स होते हैं, ये ऐसे जीन्स होते हैं जो जंप करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में ये डीएनए सेगमेंट है जो क्या कर रहा है, जंप करके किसी दूसरे क्रोमोसोम में क्या हो जा रहा है, जंप करके उस क्रोमोसोम में अटैच हो जा रहा है। तो इस प्रकार के डीएनए एलिमेंट को हम लोग ट्रांसपोसोन्स कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ट्रांसपोसोन्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, अब हम देखते हैं कि भाई ये जो डीएनए एलिमेंट है आखिर क्यों वो एक जगह से कट होता है और दूसरी जगह जाके पेस्ट हो जाता है, या फिर किसी दूसरी जगह पर जाके वो क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, चिपक जाता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में अबाउट ट्रांसपोसोन्स। तो सबसे पहला जो फीचर है ट्रांसपोसोन्स का वो ये है कि ये क्या करते हैं, कंटेन ट्रांसपोसेस एंजाइम। ये जो ट्रांसपोसोन्स होते हैं वो उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसपोसेस बोलते हैं। और ये एंजाइम क्या काम करता है, ये एंजाइम क्रोमोसोम में, उस जीनोम में डीएनए सेगमेंट को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, डीएनए सेगमेंट को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। और पहचानने के बाद जब उसको पहचान लेता है तो उस जगह को क्या करता है, उस जगह को कट करता है, और कट करके उस डीएनए एलिमेंट को उस जगह से निकाल करके किसी दूसरी जगह पर क्या करता है, चिपका देता है। यानी कि ये जो सेगमेंट, ये जो एंजाइम है वो एक तरह से वो कैंची की फॉर्म में भी काम करता है, कैंची के रूप में भी काम करता है वो, और साथ ही साथ वो एक चिपकाने वाले फेविकोल की तरह भी काम करता है। क्योंकि भाई ये डीएनए सेगमेंट से ये जो ट्रांसपोसेस एंजाइम होते हैं वो डीएनए सेगमेंट को, डीएनए एलिमेंट को वहाँ पर क्या करता है, पहचानता है, ट्रांसपोसोन्स को पहचानता है, उसको कट करता है, कट करने के बाद उसको जो टारगेट साइट होता है, ठीक है ना, उस टारगेट साइट पर ले जाता है और वहाँ पर वो क्या करता है, वहाँ पर उसको चिपकाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसपोसेस होता है वो कैसे काम करता है, हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। हाँ, तो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज फ्लैंकिंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोसोन्स। ये फ्लैंकिंग सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है मतलब पहचानता है, पता लगाता है कि कहाँ पास वो सीक्वेंस है जहाँ से मेरे को भाई ये इस डीएनए ट्रांसपोसोम को कट करना है। कट करता है, पहचान लेता है, उसके बाद सेकंड इसका काम यह होता है कि कट करता है, इंड्यूस कट ऑन फ्लैंकिंग सीक्वेंस से फ्लैंकिंग सीक्वेंस को कट करता है, और तीसरा क्या करता है, कटे हुए डीएनए एलिमेंट को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। तो थर्ड क्या है, ट्रांसफ़र इट इनटू न्यू टारगेट साइट। ये न्यू टारगेट साइट पे उस ट्रांसपोसोन्स को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ट्रांसपोसेस एंजाइम की हेल्प से ये ट्रांसपोसोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो पाते हैं। अब हम लोग क्लासीफाई करते हैं ये जो ट्रांसपोसोन्स होते हैं उसको। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोसोन्स, ठीक है ना। ट्रांसपोसोन्स को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं डीएनए ट्रांसपोसोन्स, और सेकंड जो है रिट्रो ट्रांसपोसोन्स। ये जो डीएनए ट्रांसपोसोन्स होते हैं बहुत कॉमन टाइप के होते हैं, मतलब ये बहुत कॉमन टाइप के होते हैं, जैसे कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जैसे डीएनए बैक्टीरियाज के डीएनए वगैरह है उसमें, या फिर ये मतलब बहुत कॉमन टाइप के डीएनए ट्रांसपोसोम होते हैं। मतलब ये है कि ये डीएनए के ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है ना। ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो डीएनए ट्रांसपोसोन्स होता है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है नॉन रेप्लिकेटिव होता है, ठीक है, मतलब ये ऐसे डीएनए सेगमेंट होते हैं जो नॉन रेप्लिकेटिव होते हैं, मतलब ये अपना प्रतिकृति, ये अपना फोटोकॉपी नहीं करते हैं। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेटिव, ये अपना फोटोकॉपी करते हैं, ठीक है ना, मतलब अपना कॉपी करते हैं और उसके बाद ये क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन जो पहला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोन्स,
ठीक है ना। ये कैसे काम करते हैं, ये कट पेस्ट मैकेनिज्म पर काम करते हैं। इसका मतलब ये कि अगर किसी डीएनए में ये अगर कोई क्रोमोसोम है तो यहाँ पास अगर यहाँ पास वो क्या बोलते हैं नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोम प्रेजेंट है तो ये रेप्लिकेट नहीं करेगा, बल्कि ये यहाँ से कट होगा और इस क्रोमोसोम से किसी अपने टारगेट साइट पर क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो डीएनए ट्रांसपोसोम्स होते हैं उसको हम लोग नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोम्स बोलते हैं, जो कि कट पेस्ट मैकेनिज्म पर काम करता है। इस जगह पर कट होता है और दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोम्स। इसके एग्जांपल हैं इंसर्शंस एलिमेंट। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है कि भाई मतलब हमको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है कि नॉन रेप्लिकेटिव क्या होता है, रेप्लिकेटिव क्या होता है, बट उसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि भाई इसमें से नॉन रेप्लिकेटिव कौन है, रेप्लिकेटिव कौन है, तो ये आपको हमको याद करना है। ठीक है, जैसे कि इंसर्शन एलिमेंट IS फर्स्ट, IS सेकेंड और IS थर्ड। ठीक है ना, IS 3 ये इंसर्शन एलिमेंट, ये किसकी एग्जांपल है, एग्जांपल है नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोम्स के। इसके अलावा जो कंपोजिट एलिमेंट होते हैं, कंपोजिट एलिमेंट ये भी एग्जांपल है, मतलब ये ऐसे डीएनए एलिमेंट है कंपोजिट डीएनए एलिमेंट, ये जिसके अंतर्गत TN5, TN10 एंड TN9, इसमें एक और आता है जिसको हम लोग TN9 बोलते हैं। ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब एग्जांपल हैं किसके, नॉन रेप्लिकेटिव। तो आपको यही इसी जगह आपको याद रखना है, एक ध्यान रखना है TN9 को, क्योंकि TN जो 9 है, TN9 ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है रेप्लिकेटिव का। ठीक है ना, तो इस जगह को आप याद रखना है। जो TN5, TN10 एंड TN9 है ये एग्जांपल हैं किसके, ये एग्जांपल है नॉन रेप्लिकेटिव की। ये रेप्लिकेट नहीं कर सकती, एक जगह कट हो सकते हैं और दूसरी जगह पेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉन रेप्लिकेटिव के एग्जांपल हैं। अगला जो है वो है P एलिमेंट जो होता है ये प्रेजेंट होता है ड्रोसोफिला। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला जिसको हम लोग फल मक्खी बोलते हैं, उसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। और इसका मतलब फंक्शन क्या है या फिर इसकी इम्पोर्टेंस या फिर ये कैसे काम करते हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो ड्रोसोफिला में जो P एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो किसके एग्जांपल है, वो है नॉन रेप्लिकेटिव डीएनए ट्रांसपोसोम्स के। ठीक है ना, वैसे ही AC/DC एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं मक्के में जो AC/DC एलिमेंट होते हैं वो भी एग्जांपल है नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोम्स के। ठीक है ना, तो इसको आपको याद करना है कि भाई कौन से मतलब नॉन रेप्लिकेटिव के एग्जांपल कौन से हैं और रेप्लिकेटिव के एग्जांपल कौन कौन से हैं। जैसे कि रेप्लिकेटिव अब क्या है और इसके कौन कौन से एग्जांपल, इसको देखते हैं कि हमने ये देखा कि भाई नॉन रेप्लिकेटिव कैसे काम करता है। ये रेप्लिकेट नहीं करता है अपने आप को, ये अपने आप को प्रतिकृति नहीं बनाता है अपने आप को फोटोकॉपी नहीं करता है। ये कैसे करता है, जिस भी प्लेस में ये ट्रांसपोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ कट करता है, वो कट होने के बाद वो जैसे उस सेगमेंट से कट होता है वहाँ से हटता है और किसी दूसरे स्थान पर जाके क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन भाई जो रेप्लिकेटिव होता है वो क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप का जो एक कॉपी बनाता है। ठीक है ना, वो उस कॉपी जो होता है वो कॉपी वहाँ से हटता है। जैसे मैं ये बनाऊँ, यहाँ पास कोई एक डीएनए सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पास कोई एक डीएनए सेगमेंट है। अब ये क्या करेगा, एग्जाम्पल करो कि यहाँ ये अपना एक फ़ोटो कॉपी बना लेगा, ये अपना एक हाँ ये अपना एक कॉपी बनाएगा। ठीक है, ये यहाँ पास ऐसे एग्जांपल मानो, यहाँ एक कॉपी बनाएगा और ये जो कॉपी है, ठीक है ना, ये जो कॉपी है ये कॉपी अपने नए टारगेट साइट पर क्या करेगा, नए टारगेट साइट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये रेप्लिकेटिव टाइप के जो ट्रांसपोसोम्स होते हैं उसमें क्या होता है, रेप्लिकेटिव टाइप के ट्रांसपोसोम्स में ये जो कॉपी बनता है वो कॉपी अपने टारगेट साइट पे, वो जो कॉपी है वो कहाँ अपने टारगेट साइट में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना, तो इसका जो एग्जांपल है वो कौन है, TN9 MU फेज। ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ये जो है ये रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोम्स के एग्जांपल हैं।
और ये इसके बाद जो हम लोग ट्रांसपोसोम को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, पहला था डीएनए ट्रांसपोसोम्स और सेकंड था रेट्रो ट्रांसपोसोम्स। तो डीएनए ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं इसको हमने देखा। ये मोस्टली जो है कॉमन बहुत ही ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फिर जो लोअर जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। बट जो रेट्रो ट्रांसपोसोम्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कॉमन इन हायर यूकैरियोट्स, जैसे कि एग्जांपल में ह्यूमंस वगैरह हैं, उनमें इस प्रकार के ट्रांसपोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि किसमें जो हायर यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं जी कि मैकेनिज्म ऑफ नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोम्स की। नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोम कैसे एक जगह से कटते हैं और किसी दूसरी जगह पर जाके फिट हो जाते हैं, किसी दूसरी जगह पर जाके किसी दूसरी जगह पर जाके क्या हो जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोम्स की फीचर, ये जो होते हैं क्या करते हैं, कंटेन टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीटेड TIR। ये ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं, ये कंटेन करते हैं क्या, जो ये ट्रांसपोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेन टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स, मतलब कि उन ट्रांसपोसोम्स में ये TIR प्रेजेंट होते हैं। TIR ये DNA के सेगमेंट होते हैं, ये TIR ये DNA सेगमेंट होते हैं, DNA के ही सेगमेंट होते हैं, DNA के सेगमेंट होते हैं। जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ना, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं उनके ही सेगमेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये लाइक मिरर इमेज टाइप होते हैं, जैसे मिरर इमेज होता है ना, जैसे मिरर इमेज होता है ना, वैसे ही ये DNA सेगमेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस के सेगमेंट होते हैं, जिसको क्या करता है, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोसोम्स में। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ देखूँ, जैसे कि एक DNA है, DNA में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, जैसे एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, यही ऐसे सेगमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जिस ट्रांसपोसोम में ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये जैसे कि ये हो गया 5 डेज, ये हो गया, ठीक है, और इधर क्या होगा, इधर होगा 3 डेज। तो इधर एग्जांपल के फॉर्म में मैं मानूँ, इधर क्या है TACG, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ। तो ये ऐसे सेगमेंट होंगे, ये क्या है, इन्वर्टेड फॉर्म में रिपीट होंगे, इन्वर्टेड, इसके जस्ट ये उल्टा फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा, जैसे कि ये C है, G है, T है, A है, 5 डेज है, हाँ ये है, ठीक है ना। इसके इन्वर्टेड फॉर्म में इधर ये नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे और इसके इन्वर्टेड फॉर्म में इधर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ये T है, A है, C है और ये G है, ये 3 डेज, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में ये ट्रांसपोसोम्स में ऐसे सेगमेंट, ऐसे जो है कि ऐसे रिपीटेड साइट प्रेजेंट होंगे, जिसको क्या करेंगे, ये जो ट्रांसपोसीएस होते हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे साइट प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि DNA में ऐसे साइट प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, ऐसे ये इन्वर्टेड ऐसे उल्टे वाले साइट प्रेजेंट होंगे, जिसको जो ट्रांसपोसीएस एंजाइम है वो पहचानता है, इस सेगमेंट को वो पहचानता है। पहचानने से ही उसको पता चलता है कि भाई हमको कट कहाँ लगाना है, कहाँ से चालू करना है कट लगाना और उसको कहाँ तक कट लगाना है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ से इसको पता चल गया कि यहाँ से कट लगाना है, तो इस तो इसको पता चल जाता है कि भाई मेरे को कट कहाँ से लगाना है। तो उसको कहाँ से कट लगाना होता है, टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट साइट यानी कि TIR साइट से ही ट्रांसपोसेस एंजाइम को कट लगाना होता है, ये पता चल जाता है। उसके बाद क्या करता है, हाँ ये है, ये ट्रांसपोसेस, ये एक DNA का सेगमेंट है, उसमें ये TIR साइट है, TIR साइट है और उसमें क्या है, ट्रांसपोसेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इस ट्रांसपोसेस एंजाइम इस TIR जो सेगमेंट है इस जगह को रिकॉग्नाइज करता है, पता लगाता है। उसके बाद वो कट यहीं से करना चालू करता है, जैसे TIR इसको पता चल गया यहाँ से, यहाँ पास ये सेगमेंट है, यहाँ पास वो सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस से लेकर के इस सीक्वेंस तक वो क्या करता है, ब्लंट कट ऑन फ्लिंकिंग सीक्वेंस, इस सीक्वेंस पर वो क्या करता है,
कट लगाता है। कट लगाने के बाद क्या करता है, एक्साइज करता है, इस डीएनए सेगमेंट को यहाँ से निकालता है कौन, ट्रांसपोसेस एंजाइम, और निकालने के बाद अगले जो टारगेट साइड है, ठीक है ना, उसको स्टिकी कट ऑन टारगेट साइड में वो क्या करता है, कट करता है और उसको इंसर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाते हैं, ये इस प्रकार नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। बिना रेप्लिकेट हुए एक जगह से कट होते हैं और दूसरी जगह पर क्या हो जाते हैं, पेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोम्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर। आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर, हाउ टू रिकॉग्नाइज ए ट्रांसपोसोम्स। ट्रांसपोसोम्स जो एंजाइम है वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है, जैसे मैं आपको ऊपर बता दिया कि क्या होता है कि एक डीएनए ट्रांसपोसोम्स में क्या होता है, टीआईआर साइट प्रेजेंट होते हैं और उस टीआईआर साइट को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, प्रेजेंस ऑन डुप्लीकेट टारगेट साइट। वैसे ही डुप्लीकेट साइट जो टारगेट साइट है उसको क्या करता है, उस जगह पर भी वो पहचानता है। उसके बाद उस जगह कटे हुए साइट को उस जगह पर क्या करता है, इंसर्ट कर देता है। ठीक है ना, उस जगह पर वो चिपका देता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या करता है, पहचानता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। इंसर्शंस एलिमेंट, इंसर्शन एलिमेंट्स, आईएस, ठीक है ना, आईएस फर्स्ट, आईएस सेकेंड, आईएस थर्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोम्स के। ठीक है, और इसके साथ ही और प्रोकैरियोटिक कंपोजिट ट्रांसपोसोम्स, ये भी उसके ही एग्जाम्पल हैं। प्रोकैरियोट में जो ट्रांसपोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके एग्जाम्पल आईएस एलिमेंट, और जो है TN10, TN5, TN9, जो कि मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया। टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, क्लोरोफिनॉल रेसिस्टेंट जीन है, केनामाइसिन रेसिस्टेंट जीन है। ठीक है, TN5, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सिर्फ नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोम्स के एग्जाम्पल हैं। आपको एग्जाम्पल्स ही याद करने होते हैं। ये इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई जो ट्रांसपोसोम्स हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, या फिर उसके मतलब रियल लाइफ में मैं इसको कहाँ देख सकता हूँ, या फिर मैं कैसे उस चीज़ को फील कर सकता हूँ, ठीक है, जान सकता हूँ। तो उसका एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि ACDC एलिमेंट जो कि मैज मक्के में प्रेजेंट होते हैं वो भी नॉन रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोम्स के एग्जांपल हैं। ठीक है ना, तो इसमें कैसे होता है कि जो ACDC एलिमेंट होते हैं, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा मक्का का जो कलर है, बहुत सारे मक्के कैसे होते हैं, वो रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि उसको कहीं पास उसको रेड कलर दिख गया, ठीक है, कहीं पास रेड कलर दिख गया, मतलब चकती धब्बे नुमा मक्के देखे हो ना, मतलब जो मक्का है उसमें बहुत सारे अलग अलग, कभी कभी अलग अलग कलर के भी ऐसे धब्बे नुमा मक्के भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, एक मक्के के जो बीज में ऐसे धब्बा प्रेजेंट होता है। तो ऐसे मतलब ऐसा आखिर वो क्यों होता है, तो ऐसा वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ भी वो इसमें किसका वो है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोसोम्स। मतलब कि वो DNA एलिमेंट जो एक डीएनए सेगमेंट से जैसे कट करके किसी दूसरे डीएनए सेगमेंट में इंसर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमको ऐसा जो है कि किसी मक्के में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वैसे ही ACDC एलिमेंट है, ये मक्के का एलिमेंट है जो कि कैसा है, नॉन रेप्लिकेटिव का एग्जाम्पल है।
इसमें क्या होता है, लोकेशन क्रोमोसोम 9 एंडोस्पर्म क्लब जीन, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं उसमें ये AC/DC एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर 9 पर, जिसमें AC क्या होता है, एक्टिवेटर होता है कंप्लीट, ठीक है ना, ये क्या होता है, AC जो होता है वो एक्टिवेटर होता है, कंप्लीट ट्रांसपोसोम होता है, मतलब कि ये ऐसे ट्रांसपोसोम्स होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, यानी कि फ्री अपने आप एक जगह से दूसरे स्थान पर ये क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है ना, ये कंप्लीट ट्रांसपोसोम्स होते हैं, मतलब कि ये फ्री अपने आप ही एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। बट ये जो DC एलिमेंट होते हैं, ये DC एलिमेंट होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये इनकम्प्लीट होते हैं, हैज़ TIR बट नो ट्रांसपोसेस, इसमें टर्मिनल इंसिजन रिपीट ये तो प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें ट्रांसपोसेस एंजाइम एब्सेंट होते हैं। तो जब इसको एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो उसके लिए नीड होता है AC, ठीक है, नीड AC टू मूव, ठीक है। इस DC को एक जगह से अगर दूसरी जगह पर जाना है तो उसके लिए इसको DC का रिक्वायरमेंट होता है, और जब ये एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाता है तो हमको ये इस प्रकार की धब्बे नुमा जो मक्का है वो हमको दिखाई देता है। वैसे ही एक एग्जांपल है P एलिमेंट ऑफ ड्रोसोफिला, ये भी नॉन रेप्लिकेटिव DNA ट्रांसपोसोम्स के एग्जांपल है। क्या P एलिमेंट ऑफ ड्रोसोफिला की, अब ड्रोसोफिला में P एलिमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसकी अगर हम लोग बात करें P एलिमेंट ऑफ ड्रोसोफिला की, तो साइज 2900 बेस पेयर्स का ये बना होता है, कंटेंट TIR, इसमें भी TIR होते हैं, ट्रांसपोसेस जीन इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, टारगेट साइट डुप्लीकेशन होता है, और इस P एलिमेंट ऑफ ड्रोसोफिला में ये क्या करता है, हाइब्रिड डाइजेनेसिस ये फॉर्म करता है, जिसके कारण जो जो ड्रोसोफिला का जो बेबी बॉर्न होता है वो क्या होता है, स्टरलाइन होता है, ठीक है ना, वो फर्टिलाइज नहीं होता है। क्या होता है ये हम लोग आगे देखते हैं। हाइब्रिड डाइजेनेसिस के लॉजिक क्या है कि भाई ये हाइब्रिड डाइजेनेसिस क्या है, और P एलिमेंट के प्रेजेंट होने के ऊपर और नहीं होने के ये क्या होता है, ठीक है ना, कि P एलिमेंट के प्रेजेंट होने से और नहीं होने से हाइब्रिड डाइजेनेसिस कैसे होता है, इसको हम लोग देखते हैं। साइटोटाइप्स P पॉजिटिव P एलिमेंट प्रेजेंट, मतलब कि कोई फीमेल है जिसमें P एलिमेंट प्रेजेंट है, P एलिमेंट मतलब कि उसके एग में P एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि P एलिमेंट प्रेजेंट है मतलब उसके अंदर ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉजिटिव एक कंटेंट रिसेप्टर प्रोटीन नॉर्मल ऑफस्प्रिंग, हाँ, मतलब कि P पॉजिटिव का मतलब है कि उस एग में ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि DNA एलिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिसेसिव रिप्रेस दबा के रखते हैं, जिसके कारण वो कि वैसे एग जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक जगह से दूसरी जगह वो जो ट्रांसपोसोम्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, ठीक है ना। इसको मैं और अच्छे से कोशिश करता हूँ समझाने का। P पॉजिटिव मतलब कि एक फीमेल जिसके एग में P एलिमेंट प्रेजेंट है, और जब वो P एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तब क्या होता है, या फिर जब P एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, एक कंटेंट उस एग में कंटेन प्रेशर प्रोटीन, ठीक है ना, मतलब कि P एलिमेंट मतलब P पॉजिटिव है, मतलब उस एग में ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट हैं जो रिप्रेस करके रखता है, दबा के रखता है, मतलब कि दबा के रखता है P एलिमेंट को और ट्रांसपोसोम्स को, जो एक जगह से कूद करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है। तो हमको नॉर्मल ऑफस्प्रिंग देखने को मिलता है जब वैसे फर्टिलाइज होता है, ठीक है ना, इस फीमेल के साथ कोई मेल को स्पर्म मिलेगा और फर्टिलाइज होगा तो एक नॉर्मल ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक है, एक नॉर्मल बनेगा, भाई ये फिर से ये फर्टिलाइज कर सकता है, तो ऐसे होता है। लेकिन जब क्या होगा, P नेगेटिव होगा, P एलिमेंट एब्सेंट होगा, इसका मतलब ये कि एक फीमेल है ड्रोसोफिला का जिसमें P एलिमेंट एब्सेंट है, इसका मतलब ये कि उस एग में ऐसे प्रोटीन नहीं है, ऐसे रिप्रेसर प्रोटीन नहीं है जो उस ट्रांसपोसोम्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोके। तो जब एक उस एग में ऐसे ऐसे प्रोटीन एब्सेंट होते हैं जो उस ट्रांसपोसोम्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकते हैं, तब क्या होता है, तो वो ट्रांसपोसोम एक जगह से कट करके किसी दूसरी जगह पर जंप कर जाते हैं। तो वो अब जीन के एक जगह से जंप कट करके किसी दूसरी जगह पर जंप कर चले गए
तो किसी और दूसरे जीन में जाके इंसर्ट हो गए होंगे। तो जब ऐसे होता है तो क्या होता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, इंसर्शन एक्टिवेशन होता है और हाइब्रिड डाइजेनेसिस होता है, हाइब्रिड डाइजेनेसिस कॉज हो जाता है। ठीक है, और हाइब्रिड डाइजेनेसिस हो जाने के कारण क्या होता है, वो जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होगा, स्टेरिलिटी, वो फर्टाइल नहीं होगा। तो वो जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो जैसे यहाँ इस कंडीशन में नॉर्मल बना था, वैसे इस कंडीशन में नॉर्मल नहीं बनता है। तो ये है जंपिंग जीन के होने वाले कॉसेस, या फिर ये है जंपिंग जीन्स की इम्पोर्टेंस। ठीक है ना, तो ये है जंपिंग जीन्स। अब हम लोग देखते हैं रेप्लिकेटिव टाइप के जो ट्रांसपोसोम्स होते हैं, ये रेयर टाइप के ट्रांसपोसोम हैं। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म पर काम करता है। कॉपी पेस्ट मतलब ये कि जो ट्रांसपोसोम होंगे वो पहले अपने आप को कॉपी करेंगे, उसके बाद वो जो कॉपी हुए जो कॉपी जिस ट्रांसपोसोम को, जो ट्रांसपोसोम कॉपी हुए रहता है वो एक स्थान से निकल कर हटकर किसी दूसरे स्थान पर क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। इसमें भी TIR सेगमेंट होते हैं, टारगेट साइट डुप्लीकेशन प्रेजेंट होता है। एंजाइम की बात करेंगे तो ट्रांसपोसेस के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट एक और एंजाइम आ जाता है जिसको हम लोग ये एक और एंजाइम है रिजॉल्वेस। ये आपको याद रखना है कि ये कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रेप्लिकेटिव ट्रांसपोसोम जो कैरियर होता है उसमें भाई एक ट्रांसपोसेस एंजाइम तो होता ही है, साथ ही साथ एक कौन सा एंजाइम होता है, तो हमको याद रखना है वहाँ एक इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है जिसको हम लोग रिजॉल्वेस बोलते हैं। ठीक है ना, इसका एग्जांपल कौन है, TN3 इसका एग्जांपल है। TN5, TN10, TN9 जो है वो किसका एग्जांपल है, नॉन रेप्लिकेटिव का है। या रेप्लिकेटिव का एग्जांपल कौन है, TN3 इसका एग्जांपल है। इसके बाद अगला है रेट्रो ट्रांसपोसोम्स। ये भी ट्रांसपोसोम्स हैं। ये कैसे ट्रांसपोसोम हैं, वायरल लाइक RNA इंटरमीडिएट होते हैं। इसमें ये कैसे होते हैं, RNA इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब कि बीच में RNA बनेगा, DNA से RNA बनेगा, फिर उस RNA से फिर DNA बनता है। ठीक है ना, मतलब ये थोड़ा इस मैकेनिज्म पर काम करता है। जैसे कि रेप्लिकेटिव में DNA का रेप्लिकेशन होकर फोटोकॉपी DNA ही बनता था, बट जो रेट्रो ट्रांसपोसोम्स होता है उसमें क्या होता है, RNA इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनते हैं। LTR लॉन्ग टर्मिनल रिपीटेड्स प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ TIR की जगह LTR प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब रिवर्स मतलब DNA से RNA से आपको फिर DNA बनाना है, तो इसलिए यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल यीस्ट में टाई एलिमेंट, और ह्यूमन में जो लाइन और साइन एलिमेंट है, ये किसकी एग्जांपल है, ह्यूमन में रेट्रो ट्रांसपोसोम। तो आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन में जो लाइन एंड साइन एलिमेंट हैं वो किसके एग्जांपल, रेट्रो ट्रांसपोसोम्स के एग्जांपल हैं। ये कैसे काम करते हैं, ये RNA इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम प्रेजेंट होता है कि मतलब कि DNA से, ये DNA सेगमेंट है तो DNA सेगमेंट से पहले क्या बनेगा, DNA से फिर RNA बनेगा, फिर RNA में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का यूज़ करके फिर DNA बनाते हैं, फिर इस DNA सेगमेंट को क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट होता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो कौन है, लाइन एंड साइन, जो कि ह्यूमन रिप्रेजेंट होता है। हमने पहले ही देखा कि ये जो मतलब कि रेट्रो ट्रांसपोसोम्स जो है क्या है, हाई यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो ये लाइन साइन जो इसके एग्जांपल आ जाएंगे, ये इसके एग्जांपल आ जाएंगे ह्यूमंस में जो ये जीन है वो। फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस की बात करें कि भाई ट्रांसपोसोम्स का फंक्शन क्या है या फिर एप्लीकेशन क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे क्या बोलते हैं हाइपोथेसिस, बहुत सारे परिकल्पनाएं दिए गए, जिसमें से पहला है सेल्यूलर फंक्शन, सेकंड है जेनेटिक वेरिएशन और तीसरा है सेल्फिश DNA। तो सेल्यूलर फंक्शन ये बताता है कि ये जो इस प्रकार जो DNA एक जगह से दूसरी जगह जंप करके चला जाता है, उससे क्या होता है, उससे जीन रेगुलेशन का काम होता है, टीलोमियर मेंटेनेंस का भी काम इससे होता है। जेनेटिक वेरिएशन जो हाइपोथेसिस है वो बताता है कि भाई इस प्रकार जेनेटिकली वेरिएशन आता है जब जीन एक जगह से दूसरी जगह जंप करके, जब DNA एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह जंप करके चला जाता है तो उससे जेनेटिक वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। जैसे कि इससे क्या होगा, म्यूटेशन होगा। ठीक है ना, जब DNA एलिमेंट ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो म्यूटेशन होगा, फिर इस म्यूटेशन से वेरिएशन विभिन्नता रहेगा, और इस विभिन्नता वेरिएशन जब आएगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा किसी चीज़ का, किसी ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, इवोल्यूशन, कोई नया ऑर्गेनिज्म बनेगा।
तीसरा हाइपोथेसिस बोलता है सेल्फिश डीएनए हाइपोथेसिस। इसमें पैरासाइटिक इन्वेडर, ये सेल्फिश टाइप का डीएनए वो बताता है कि जो डीएनए ट्रांसपोसोम्स हैं, जो डीएनए ट्रांसपोसोम्स हैं वो कैसे हैं, वो हैं सेल्फिश टाइप के हैं, और वो क्या करते हैं, हाँ वो सिर्फ एक सेल्फिश के फॉर्म में काम करते हैं, और वो जो कि अपना कॉपी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। ये रहा आपका ट्रांसपोसोम वाला सेक्शन कंप्लीट। और इसके बाद हम लोग देखते हैं साइटोस्केलेटन। सेकंड जो पॉइंट था साइटोस्केलेटन, कि भाई साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन मतलब होता है, साइटो मतलब इससे आपको समझ में आ रहा होगा सेल, स्केलेटन मतलब कुछ ऐसा संरचना जो क्या है, किसी तुम्हारे बॉडी को क्या बोलते हैं, शेप प्रोवाइड करे। ठीक है ना, जैसे आप सबको जैसे आप सबका बॉडी जो है, जैसे उसका संरचना है वो ऐसा क्यों है भाई, तुम ऐसा खड़े हो, ऐसा चल पा रहे हो, ऐसा क्यों है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। ठीक है ना, और वो एंडोस्केलेटन तुम्हारे बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, जिससे तुम प्रॉपर चल पाते हो, तुम्हारे जो सारे फंक्शंस हैं वो मतलब प्रॉपर वे में हो पाता है, बहुत सही से हो पाता है। सोचो अब कि आपके शरीर में हड्डी ही ना हो तो भाई क्या होगा, भाई इंसान तो ख़त्म हो जाएगा ना। जैसे कि बोन मेरो है, बोन मेरो में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, वो भी हड्डी ही है, ये अस्थि है, ठीक है ना, डायफ्राम, ये सब, इससे ये सब हैं जिससे क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन हो पाता है। हड्डी है, ये सामने, ठीक है, स्टर्नम वगैरह है, तो इससे हम प्रॉपर जो हमारा श्वसन का जो काम है, फेफड़े के थ्रू जो पंपिंग का जो काम है वो सब प्रॉपर वे में हो पाता है। अगर ये सारे चीज़, ये सभी अगर नहीं रहेंगे तो भाई ह्यूमन क्या हो जाएगा, वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही है सेल। सेल का जो शेप है, जो हम लोग को सेल का शेप, ऐसे सेल का जो प्रॉपर एक सेल शेप दिखाई देता है, या फिर बहुत जगह सेल का जो अलग अलग शेप दिखाई देता है, वो आखिर ऐसा क्यों है। तो सेल की जो शेप को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन के नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन, ठीक है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक जाल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। नेटवर्क ऑफ प्रोटीन होता है सेल का एक जाल, प्रोटीन का एक जाल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जो क्या करता है, शेप को मेंटेन करता है, सेल शेप को मेंटेन करके रखता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोस्केलेटन। मतलब कि सेल की संरचना को बनाने वाला एक संरचना, एक प्रोटीन का नेटवर्क जो सेल की शेप को बनाए रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो ठीक है ना, तो ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन होता है। बेसिकली ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। साइटोस्केलेटन को हम बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड है माइक्रोफिलामेंट, और थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है ना, इसको हम लोग देखते हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है। माइक्रोट्यूब्यूल को आप किसी शहर के वो हाईवे के रूप में क्या कर सकते हो, हाईवे के रूप में एज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो। ठीक है ना, कि जिससे होकर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती है, जिससे वैसे ही ये सेल ऑर्गेनल्स वगैरह को मूव कराने में क्या करता है, काम करता है। मतलब कि सेल के अंदर वो होलो, वो खोखला ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, खोखला ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, जो कि 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, इसका साइज़ की अगर हम लोग बात करें तो 25 नैनोमीटर का होता है, से 15 नैनोमीटर हाँ इनर में होता है। मोनोमर ये अल्फा बीटा ट्यूबुलिन से मिलकर बने होते हैं। इसमें पोलैरिटी की बात करें तो पॉजिटिव इंड एंड नेगेटिव इंड भी प्रेजेंट होते हैं। और ऑर्गेनल्स, हाँ इसका फंक्शन क्या है, तो ऑर्गेनल्स के मूवमेंट में, ऑर्गेनल्स को मूवमेंट में जो सेल ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं उसको एक जगह से सेल में दूसरी जगह ले जाने में काम करते हैं, क्रोमोसोम के मूवमेंट में काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। सेकंड है माइक्रोफिलामेंट। साइटोस्केलेटन मतलब सेल के शेप को मेंटेन करने में जो सेकंड जो एलिमेंट है, जो सेकंड है दूसरे नंबर में जो आता है, वो क्या है, माइक्रोफिलामेंट है। टू इंटरवाइंड, हाँ ये दो आपस में क्या होता है, ऐसे वाइंड होते हैं आपस में, दो आपस में ऐसे गुत्थे हुए होते हैं। इसका साइज़, इसके डायमीटर की बात करें तो ये 7 नैनोमीटर का होता है, यानी कि ये छोटा होता है सबसे। उसके बाद मोनोमर जिससे मिलकर ये बना होता है वो होता है जी एक्टिन। जी एक्टिन की मोनोमर होते हैं, जब ये बहुत सारे मिलते हैं तो फिर इसका निर्माण होता है, माइक्रोफिलामेंट का निर्माण होता है। इसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंड प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो फंक्शन है क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड शेप को बनाए रखने में
माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको हम लोग एक्टिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। हाँ, जैसे कि आप इसको हम लोग एज्यूम किए थे, मानो एक शहर में वो हाईवे है जो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को जोड़ रहा है, या फिर जहाँ से होकर के बड़े बड़े सड़क वहाँ से गुजर रहे हैं। वैसे ही ये छोटे छोटे सेल के अंदर गलियाँ होते हैं, छोटे छोटे गली जिसे होते हैं ना सिटी में, वैसे ही ये होते हैं जो शेप को बनाए रखने में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्पफुल रखते हैं। तीसरा जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये वो स्टील के बीम जैसे होते हैं जो किसी घर को, किसी सिटी को, किसी घर को बनाए रखने का काम करते हैं। वैसे ही इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। ये 8 फोटो फिलामेंट के बने होते हैं, देख रहे हो ना, क्षण के जैसे दिख रहे हैं, क्षण के जैसे होना, तभी तो इस रचना उसको सेप सपोर्ट दे पाते हैं मैकेनिकली सेल को। 8 से 12 नैनोमीटर का होता है। केराटिन, वीमेनेटिन, डिस्मिन, ये सारे इनसे मिलकर बने होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का पोलैरिटी नहीं होता है, और सपोर्ट और न्यूक्लियर लेमिना बनाने का ये काम करता है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये माइक्रोफिलामेंट, जिसको हम लोग एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। माइक्रोफिलामेंट जिसको हम लोग एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, ये सेल में इसका लोकेशन क्या होता है, तो सेल में लोकेशन होता है पेरिफेरल ऑफ द टुवर्ड पेरिफेरी ऑफ द सेल, मेंटेन शेप। सेल की ये किनारे में प्रेजेंट होते हैं, ये सेल है तो सेल की इस किनारे में ऐसे ऐसे किनारे में क्या प्रेजेंट होंगे, सेल के अंदर के पोर्शन में किनारे में प्रेजेंट होते हैं क्या, एक्टिन फिलामेंट। रोल्स, इसका रोल क्या होता है, सेलुलर मूवमेंट, सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। साइटोकाइनेसिस, कोशिका विभाजन में ये हेल्पफुल है। वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट, मतलब वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो ये सारे काम किसके द्वारा होता है, ये होता है माइक्रोफिलामेंट या फिर एक्टिन फिलामेंट के द्वारा। ये एक्चुअल में बने कैसे होते हैं, ये एक्टिन की पॉलीमराइजेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से माइक्रोफिलामेंट एक्टिन का फॉर्मेशन होता है। जब बहुत सारे जी एक्टिन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जी एक्टिन के मिलने से एफ एक्टिन बनता है। जी एक्टिन में जब एटीपी बाइंड होता है तो इसमें होता है पॉलीमराइजेशन, ब्यूल्ड होता है एफ एक्टिन का। और जी एक्टिन में जब एडीपी एटीपी जुड़ता है तो ये होता है, और जब एडीपी जुड़ता है तो लाइक डीपोलीमराइजेशन होता है, मतलब कि यहाँ से आपस में ये टूटते जाते हैं। मतलब आपको बेसिकली याद रखना है कि जी एक्टिन से एफ एक्टिन बनता है, और एफ एक्टिन की दो आपस में बाइंड होकर के इसका फॉर्मेशन होता है, एफ एक्टिन का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या है, जो कि एक्टिन फिलामेंट है। ये और एक्टिन डायनेमिक्स की ये कैसे बनते हैं, सबसे पहले काल्म 3 बिट कमिंग टुगेदर, ये आपस में थिन एक्टिन आपस में ये आ जाते हैं। उसके बाद इलोंगेशन होता है, चैन ग्रूविंग, हाँ ये आपस में जुड़ते जाते हैं, ठीक है ना, आपस में जुड़ते जाते हैं जिससे इसका चैन ग्रो होता है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब कि रेट ऑफ पोलीमराइजेशन एंड रेट ऑफ डिपोलराइजेशन सेम होता है। पोलीमराइजेशन मतलब कि जो जी एक्टिन है वो आपस में पोलीमराइज उसमें ऐड होते जाते हैं, जितना इसमें ऐड होते जाएगा उतना ही इसमें डीपोलीमराइज होते जाते हैं, मतलब कि यहाँ से जी एक्टिन रिमूव होते जाते हैं, जिससे नेट ग्रोथ जो होता है उसका शेप मेंटेन रहता है और नेट ग्रोथ 0 रहता है। रिसाइक्लिंग ऑफ एटीपी ग्लोबुलस इन ए फिलामेंट, रिसाइक्लिंग ऑफ एक्टिन ग्लोबुलस इन फिलामेंट, वही है ये आपको याद रखना है। एक्टिन एसोसिएट प्रोटीन की, ये एक्टिन प्रोटीन कौन कौन से हैं, इनिशिएशन या पोलीमराइजेशन में ARP2 3 फॉर्मिन, ये सब हैं। इंड कैपिंग, कैप्स2, ट्रोपोमोडियम मॉडलिन, स्टेबलाइजेशन में न्यूबुलिन और ट्राइपोमायोसिन, क्रॉस लिंकिंग में अल्फैक्टिन, फिलामिन और फिम्ब्रिन, ये सारे आपको याद करने हैं, ठीक है।
फाइनली साइटोस्केलेटन की अगर हम लोग समरी देखें तो क्या होता है, साइटोस्केलेटन डिटरमाइन सेल शेप, सेल मूवमेंट, इंटरसेलुलर मूवमेंट, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एंड क्रोमोसोमल मूवमेंट। थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग। दोस्तों यदि आप CG सेट का तैयारी कर रहे हैं और आपको CG सेट का नोट्स चाहिए कंप्लीट, ठीक है ना, तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पर DM कर सकते हैं 9285 और नोट्स के बारे में बाकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और गुड नाइट।